हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त दीपक कुमार और स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके यूट्यूब चैनल पर, जिसमें कि हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ को एक एक करके पढ़ रहे हैं। तो चलिए आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार विविध से संबंधित कुछ तथ्यों को। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार से संबंधित हमने 2 वीडियो पहले पढ़ रखा है, जिसमें कि हम लोगों ने बिहार के परिचय के साथ साथ बिहार में जितने प्रमंडल हैं और कितने ज़िले हैं और कौन से ज़िले की अवस्थिति कहाँ है, साथ ही साथ सभी ज़िलों को कैसे याद करना है प्रमंडल वाइज, वो भी हम लोग पीछे पढ़ चुके हैं। तो जैसा कि सभी लोगों को पता होगा कि बिहार की राजधानी पटना है, और पटना के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो पटना को पाटलिपुत्र के रूप में सबसे पहले उदयन ने बसाया था, और उसके बाद आगे चल करके फिर बिहार के ही एक शासक जो कि शेरशाह सूरी नाम है उसने इसको पटना के रूप में स्थापित किया था। तो आज इससे संबंधित हम लोग तीसरे वीडियो को शुरू करते हैं बिना देरी किए हुए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो, जिसमें कि हम लोग पढ़ने वाले हैं सबसे पहले बिहार विविध के अंतर्गत कि बिहार में कौन कौन से अभ्यारण्य या उद्यान अवस्थित हैं। तो जैसा कि हम लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि बिहार में वाल्मीकि नगर अभ्यारण्य जो कि पश्चिमी चंपारण में है, और एक गौतम बुद्ध अभ्यारण्य जो कि गया में अवस्थित है, और परमान डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि अररिया में है, और संजय गांधी जैविक उद्यान पटना में। जो लोग पटना में होंगे वो इसको जरूर घूमे होंगे, ये एक जू के रूप में विकसित है वहाँ पे। साथ ही साथ विक्रमशिला डॉल्फिन अभ्यारण्य जो कि भागलपुर में है, और एक भीम बांध है। तो ये कुछ अभ्यारण्य हैं जो कि यहाँ अवस्थित हैं बिहार में। तो जितने भी चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं एक एक करके पढ़ेंगे और धीरे धीरे इसको पढ़ते रहेंगे, जिसके आधार पर हम लोग कंटिन्यू इसको याद भी करते चलेंगे। अगर बात करते हैं एक दो और अभ्यारण्य हैं, जैसे मुंगेर का है अभ्यारण्य, उसके बाद है आपका पंत राजगीर अभ्यारण्य जो कि राजगीर में अवस्थित है। तो ये भी याद रख लेना है आप लोगों को, जो कि राजगीर में अवस्थित है। उसके बाद है कुछ प्रमुख जलप्रपात। अगर जलप्रपात की हम लोग बात करते हैं तो जलप्रपात जो हैं उसमें से कौन कौन से हैं वो हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि ककोलत की बात करते हैं तो ककोलत जलप्रपात जो कि नवादा में है, एक बहुत ही अच्छा पर्यटन स्थल है, जहाँ पर कि आप लोग जा करके वाटरफॉल का मज़ा ले सकते हैं। साथ ही साथ अगर तिल्हाड़ कुंड की बात करते हैं जो कि कैमूर में अवस्थित है। अगर करकट जलप्रपात की बात करते हैं तो ये भी कैमूर में है। और दुर्गावती जलप्रपात की बात करते हैं तो ये रोहतास में है अवस्थित। और साथ ही साथ करमनासा जलप्रपात की बात करते हैं तो ये बक्सर में है। धुआं कुंड अगर देखने आपको जाना है तो ये जलप्रपात आपको सासाराम में मिल जाएगा। और मांझर कुंड जो जलप्रपात है सासाराम में ही अवस्थित है। साथ ही साथ तुतला भवानी जलप्रपात जो है रोहतास में अवस्थित है, और एक बहुत ही अच्छा पर्यटनीय स्थल है, जहाँ पे आपको वाटरफॉल के साथ साथ नेचुरल चीज़ें भी घूमने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर अगर आप लोगों को कभी समय मिले तो ज़रूर जाइए और यहाँ के जगह का आनंद लीजिए। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि यहाँ के कुछ प्रमुख पशु पक्षी विहार कहाँ पर अवस्थित है। जैसा कि हम लोग बात करते हैं पशु पक्षी विहार की, तो यहाँ पे नागी नट्टी पक्षी विहार है जो कि जमुई में अवस्थित है। दूसरा बात करते हैं वाल्मीकि पशु विहार की, तो वाल्मीकि वाला पश्चिमी चंपारण है, इसको भी याद रखिएगा, ये पश्चिमी चंपारण में है। इससे पहले एक वाल्मीकि वाला भी देखे थे हम लोग, वो पश्चिमी चंपारण में था। उसके बाद गोगाबिल पक्षी विहार की बात करते हैं तो ये कटिहार में अवस्थित है। और हरिया कारा की बात करते हैं हिरण पार्क जो कि अररिया में है। कांवर झील की बात करते हैं तो पक्षी विहार जो बेगूसराय में है, और ये कांवर झील जो है एकमात्र रामसर साइट में अवस्थित है, जो कि बिहार का 39 नंबर का रामसर साइट है, इसको भी याद रखिएगा। उसके बाद है कुशेश्वर पक्षी विहार जो कि दरभंगा में है, ये भी बहुत पॉपुलर है। और सरेवावन पक्षी विहार बेतिया का। सुडियान पक्षी विहार जो है वो भोजपुर का। और उद्यावन झील पक्षी विहार जो कि साहेबगंज का। तो ये कुछ पशु पक्षी विहार थे जो कि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारी परीक्षा की दृष्टि से। तो एक एक करके इनको आप एक बार दो बार देखिए वीडियो को, ताकि आपको आसानी से ये याद हो सके। उसके बाद नेक्स्ट है प्रमुख झीलों की अगर बात करते हैं तो अनुपम झील है जो कि कैमूर में अवस्थित है। कांवर झील है जो कि बेगूसराय में है। तिल्हाड़ झील है जो कि कैमूर में। कुशेश्वर स्थान जो कि दरभंगा में है। गोगाबिल झील की बात करते हैं तो कटिहार में है। और बारीला झील की बात करते हैं तो वैशाली में। और सिमरी बख्तियारपुर झील की बात करते हैं तो सहरसा में स्थित है। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं कि अनुपम झील जो है वो कैमूर में अवस्थित है। कांवर झील की बात करते हैं तो बेगूसराय में। तिल्हाड़ झील की बात करते हैं तो कैमूर में अवस्थित है। कुशेश्वर स्थान की बात करें तो दरभंगा में। गोगाबिल झील की बात करें तो कटिहार में। और बारीला झील की बात करें तो वैशाली में। उसके बाद सिमरी बख्तियारपुर झील की बात अगर हम लोग करते हैं तो ये सहरसा में अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। तो अगर ये प्रमुख झील हैं जिनको कि आप लोगों को याद कर लेना है, और आसानी से ये याद भी हो सकते हैं। और गर्म कुंड की बात कर सकते हैं तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि राजगीर में सभी गर्म कुंड पाए जाते हैं, और जिसको कि घूमने के लिए हम लोग जाते भी हैं। और राजगीर एक बहुत ही अच्छा दर्शनीय और पर्यटन स्थल के रूप में विकसित भी हो रहा है। और यहाँ पे अभी ग्लास का एक ब्रिज भी बना हुआ है, जिसको कि आप लोग जा करके घूम सकते हैं। तो राजगीर में अगर गर्म कुंड की बात करते हैं तो वहाँ पे सूर्य कुंड,
सप्तधारा, ब्रह्मकुंड, गोमुख कुंड, तो ये सारे कुंड जो हैं वहाँ पे आपको मिलेंगे। और साथ ही साथ और भी बहुत सारे कुंड हैं, जैसे कि बात करते हैं अगर नानक राजगीर में है, ऋषि कुंड मुंगेर में है, जन्म कुंड जो है मुंगेर में अवस्थित है। भीम बांध की बात करें तो भीम से रिलेटेड चीज़ें मुंगेर में ही मिलेंगी। उसके बाद रामेश्वरम कुंड है, ये भी मुंगेर में है। सीता कुंड ये भी मुंगेर में है। लक्ष्मण कुंड की बात करें तो मुंगेर में। भरारी कुंड मुंगेर में है। पंचतर कुंड कहेगा तो मुंगेर में। अंगार ऋषि कुंड कहेगा तो मुंगेर में। और अग्नि कुंड कहेगा तो गया में। तो एक दो कुंड है जो कि आपको अलग मिल सकता है, नहीं तो सभी लोग जब लगभग सेम ही मिलेगा। जैसे कि ज़्यादातर या तो राजगीर में होंगे, नहीं तो फिर वो मुंगेर में अवस्थित होंगे। तो कुछ चीज़ें जो अलग हैं उसको ज़रूर याद रखिएगा। जैसे कि अग्निकुंड की अगर बात करते हैं तो ये गया में अवस्थित है, तो इसको ज़रूर आप लोगों को याद रख लेना है। बाकी सभी अक्सर आपको या तो राजगीर में देखने को मिलेंगे या फिर मुंगेर में, जितने भी गर्म कुंड हैं। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ के लोक नाट्य कौन कौन से हैं। तो लोक नाट्य की हम लोग अगर बात करते हैं तो लोक नाट्य में डोमकच हो गया, विदेशिया हो गया, या फिर जाट जाटिन हो गया, कीर्तनिया हो गया, या फिर सामा चकेवा हो गया। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ के लोक नाट्य से संबंधित हैं। एक बार फिर से इसको रिपीट कर देते हैं। डोमकच हो गया, विदेशिया हो गया, जाट जाटिन हो गया, कीर्तनिया हो गया और सामा चकेवा। तो ये सारी चीज़ें जो है यहाँ के लोक नाट्य से संबंधित हैं, इसको याद रखिएगा। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चित्रकला की। तो चित्रकला जो है बिहार में कौन कौन सी है उसको भी हम लोगों को देखना अति आवश्यक है, क्योंकि चित्रकला से प्रश्न अक्सर पूछ ही लेता है। जैसे अगर बात करते हैं चित्रकला की, तो चित्रकला में जैसे मधुबनी चित्रकला हो गया, मंजूषा हो गया, जोपिया हो गया, थंका हो गया, और ये सारी जो सांची हो गई। तो ये सारी चीज़ें जो हैं बिहार में एक आर्ट के रूप में हैं, और इनको अगर हम लोग चाहें तो डेवलप भी कर सकते हैं, और ये हमारे लिए बहुत ही उपयोगी भी है। अगर इनको हम लोग सीखते हैं या फिर इससे संबंधित कुछ तथ्यों को जानते हैं तो ये हमारी हिस्ट्री को भी दर्शाता है कि किस तरह हमारे पहले लोग इससे संबंधित थे और इसका विकास करते थे। उसमें भी मधुबनी पेंटिंग जो है ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि मधुबनी पेंटिंग की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये हमारे एग्ज़ाम से यानी कि बीपीएससी का मेंस का बहुत ही फेमस क्वेश्चन है कि मधुबनी कला क्या है। और इसके विकास के लिए पूरे पटना में अगर देखिएगा तो वहाँ की दीवारों पर रोड के साइड में जो है इसका डिज़ाइन बनाया जा रहा है, रोड के दोनों साइड की तरफ। अगर देखे होंगे आप लोग, जो पटना में रहता होगा उसको पता होगा। और साथ ही साथ मधुबनी पेंटिंग से संबंधित विदेशों में भी एक लाइब्रेरी बनाई हुई है। एक लाइब्रेरी का निर्माण किया गया है जिसमें कि मधुबनी पेंटिंग को वहाँ पे शो किया जा रहा है, ताकि उसको प्रचलित किया जा सके कि मधुबनी पेंटिंग कैसी होती है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर पेंटिंग के बाद कुछ धर्मों की जो कि बिहार में अवस्थित हैं। तो ये धर्म जो हैं यहाँ पर प्रमुख रूप से कौन कौन से हैं उसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो अगर धर्मों की बात करते हैं तो यहाँ पे प्रमुख धर्म के रूप में आपको हिंदू धर्म मिल जाएगा, जो कि सबसे ज़्यादा आपको मिलता है 82.69% के आसपास। उसके बाद अगर बात करते हैं तो दूसरा मुस्लिम धर्म यहाँ पे रहता है, जो लगभग 16.87% के आसपास रहता है। बात करते हैं उसके बाद ईसाई धर्म की, तो 0.12% है। सिख धर्म की 0.02%, जैन धर्म 0.02%, बौद्ध धर्म की बात करें तो 0.02% और अन्य 0.01%। अर्थात कहने का तात्पर्य ये है कि अगर बात करते हैं हम लोग भारत की, तो जैसा कि सबको पता है कि भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पे सभी धर्मों को मान्यता दी गई है। इसी आधार पर बिहार भी एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है और यहाँ पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्ध, जैन और जितने भी बाकी धर्म के लोग हैं एक साथ मिलजुल कर रहते हैं। लेकिन बिहार में हिंदू धर्म की बहुलता पर्याप्त है। ठीक है, तो इसको भी हम लोग याद रख लेंगे। और ये एग्ज़ाम के लिए जो हम लोग पढ़ रहे हैं तो ये अक्सर हमारे बीपीएससी एग्ज़ाम हो या फिर आपको बिहार टीचर का एग्ज़ाम हो, और साथ ही साथ अगर आपको बिहार एसआई का भी फॉर्म भर रहे हो तो उसमें भी ये काम कर सकता है, बिहार पुलिस का भी कर रहे हो। यानी कि अगर कहने का तात्पर्य ये है कि बिहार से संबंधित जितने भी आप लोग एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उन सब के लिए ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट होने वाला है वीडियो। और साथ ही साथ अगर आप बिहार से बाहर भी अगर कोई एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उसमें भी एक दो प्रश्न हैं जो कि बिहार से ज़रूर पूछे जाते हैं। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं 1857 की या फिर किसान क्रांति की या फिर जो राष्ट्रीय आंदोलन शुरू हुआ था तो उसमें बिहार की भूमिका रही है। इस वजह से अगर बिहार से बाहर भी आप लोग अगर एग्ज़ाम दे रहे हैं तो आप लोगों के लिए भी ये वीडियो बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में कौन कौन सी नदियाँ हैं। नदियाँ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बहुत सारी हैं, लेकिन उसमें से कुछ प्रमुख नदियाँ हैं जिसका कि नाम हम आप लोगों को बताते हैं। जैसा कि अगर प्रमुख नदियों में बात करें तो गंगा नदी की बात करते हैं। तो गंगा नदी जो है, अगर आप लोगों को बिहार का मैप याद होगा तो कुछ दिन पहले हम लोगों ने इसको पूरी अच्छी तरह से पढ़ रखा हुआ है। तो मैप कुछ इस तरह का था जिसमें से कि बीच में से गंगा नदी प्रवाहित होती थी, जैसा कि हम लोग जान रहे हैं। तो बिहार में अगर सबसे ज़्यादा कहें तो बीच में से पूरे बीचों बीच से पश्चिम से पूरब की तरफ प्रवाहित होने वाली नदी गंगा है।
और उसके बाद अगर हम लोग बात करते हैं तो सोन आती है जो कि दक्षिण वाले साइड में है आपको। उसके बाद अगर गंडक की बात करें तो ऊपर वाले साइड में मिलेगा आपको, बूढ़ी गंडक भी ऊपर वाले साइड में ही मिलेगा। उसके बाद कमला, बागमती कहा जाए तो ये यहाँ पे छोटी छोटी नदियाँ हैं जो कि आगे जा कर के कोसी में मिल जाती हैं, इसको भी याद रखिएगा। और अगर उसके बाद बात करते हैं घग्गर की तो ये भी आपको मिल जाएगा। उसके बाद कर्मनाशा नीचे से नदी एक आती है जो कैमूर की पहाड़ी से निकलती है और आकर के गंगा में मिल जाती है। उसके बाद पुनपुन की बात करते हैं तो ये भी इधर से निकल करके उसके बाद गंगा में मिल जाती है। फल्गु भी कहेगा तो नीचे की तरफ से आने वाली नदी है, क्यूल भी है यहाँ पर, और अजय नदी जो है यहाँ लास्ट में है वो भी है। तो इस तरह से बहुत सारी नदियाँ हैं जो कि बिहार में अवस्थित है। अगर बात करते हैं तो बिहार में लास्ट की तरफ से एक महानंदा नदी है जो कि सबसे पूर्वी बिहार में बहती है। तो इस तरह से अगर हम लोग नदी देखें तो बिहार में नदियों का एक जाल बना हुआ है जिसमें कि एक सेंटर की तरफ नदी बह रही है और उसके बाद चारों तरफ से नदियाँ आकर के उसमें मिल रही है। तो नदियों के लिए एक अलग से वीडियो आप लोगों को बना करके हम दे देंगे ताकि किसी भी तरह का दिक्कत ना हो नदियों को पढ़ने में। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। अगर इससे रिलेटेड वीडियो की ज़रूरत होगी तो बिहार से रिलेटेड नदियों के बारे में हम एक अलग से वीडियो बना देंगे, उसको आप लोग देख लीजिएगा, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। और एक बार में हम गारंटी लेते हैं कि आप उस चीज़ को अच्छे से समझ जाइएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि बिहार में गंगा के किनारे स्थित जिलों की संख्या। तो जैसा कि हम लोग अभी बताया आप लोगों को कि बिहार का जो एरिया है वो रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होने की वजह से पूरा जो है बिहार के बीचों बीच से गंगा नदी गुजरती है। और ये जो बिहार से बीचों बीच से गंगा नदी गुजर रही है तो ये लगभग 12 जिलों से होकर के गुजरती है, यानी कि 12 जिलों को आसपास ये टच करते हुए जाती है। तो ये चीज़ भी हमको पता होना चाहिए। उसके बाद अगर बिहार में गंगा की लंबाई पूछता है तो वो 445 किलोमीटर के आसपास है, ये भी आपको पता होनी चाहिए, जो कि सर्वाधिक है। ठीक है, अगर 445 किलोमीटर की बात करें तो ये बिहार में है। और अगर पूछा जाए सबसे ज़्यादा किस जिला में है तो सबसे ज़्यादा इसकी लंबाई जो है वो पटना में है। और इसका रीज़न भी है कि अगर हम लोग बात करते हैं बिहार के मैप की तो जैसा कि अगर आप लोगों को मैप में याद होगा तो मैप कुछ इस तरह का है और इसके बीच में से गंगा नदी होकर प्रवाहित हो रही है। और जो पटना की अवस्थिति है वो कुछ यहाँ पे एक लंबाई में है। तो इस वजह से तो पटना की लंबाई में होने की वजह से इसकी सबसे ज़्यादा जो लंबाई है वो पटना में ही मिलती है। ठीक है, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद है कि बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार का शोक कोसी नदी को कहा जाता है। और इसका रीज़न क्या है कि अपना मार्ग बदलने के लिए कुख्यात है। सबसे बड़ी बात कि अगर कोसी की बात करते हैं तो ये एक हिमालयी नदी है जो कि उधर से आती है सप्तकोसी सप्तधारा से मिल करके। और वहाँ से आने के बाद होता क्या है कि हिमालय से आने की वजह से इसकी प्रवाह में बहुत ज़्यादा जल की मात्रा रहती है और हर साल क्या करती है कि अपने रास्ते को बदल देती है कुछ करके। जैसे आज इस रास्ते से निकल रही है तो कल किसी और रास्ते से, जैसे आज ए से निकल रही है तो कल बी से भी जा सकती है। तो ये अपना मार्ग परिवर्तित करते रहती है। इस वजह से कोसी को बिहार का शोक कहा जाता है। ये प्रश्न बीपीएससी का पूछा हुआ भी है, आप इसको अच्छे से याद रखिएगा कि बिहार का शोक किसको कहते हैं तो कोसी नदी को कहते हैं। और अगर रीजन पूछता है तो यह अपना मार्ग बदलने के कारण यहाँ पे बाढ़ की विभीषिका उत्पन्न कर देती है। इस वजह से इसको बिहार का शोक कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि कोसी नदी जो है गंगा में कहाँ मिलती है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि ऊपर से सप्तकोसी सप्तधाराओं से मिलकर के कोसी नदी आ रही है। तो बात कर रहा है कि कोसी नदी गंगा में कहाँ मिलती है। तो कुर्सेला एक कटिहार में जगह है, वहाँ पर आकर के यह गंगा में मिल जाती है। तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि कुर्सेला एक जगह है जो कि कटिहार में अवस्थित है, कटिहार जिले में, वहीं पर आके गंगा नदी से मिल जाती है। अगर उसके बाद बात करते हैं हम लोग पुनपुन नदी की, तो पुनपुन नदी जो निकलती थी आकर के नीचे की तरफ से आकर के बहती है और गंगा नदी में आकर के फतुहा के पास जाके मिल जाती है। ठीक है, तो ये फतुहा जो है कि पलामू जिला के आसपास अवस्थित है। ठीक है, तो अगर बात करते हैं हम लोग इसके उद्गम की तो पुनपुन नदी का जो उद्गम है वो पलामू जिला में है, ये याद रख लीजिएगा। पलामू जिला झारखंड में इसका उद्गम है और वहाँ से आकर के ये गंगा के फतुहा में आकर के मिल जाती है। इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं। नेक्स्ट है हम लोग का कि बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित होने वाली नदियाँ कौन सी हैं, यानी कि उत्तर की ओर। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि अगर बिहार का नक्शा हम लोग का रेक्टेंगुलर शेप में है, अगर बात करते हैं हम लोग बिहार के नक्शे की, तो बिहार का नक्शा जैसा कि हम लोग जानते हैं रेक्टेंगुलर शेप में है। तो ये रेक्टेंगुलर शेप में होने के साथ साथ
अगर देख लें हम लोग कुछ इस तरह से, तो इसमें बीच में से गंगा नदी प्रवाहित होती है। तो कुछ नदियाँ हैं जो कि नीचे से आकर के मिल रही हैं और कुछ नदियाँ हैं जो ऊपर से आके मिलती हैं। तो ऊपर से नदियाँ जो आकर के मिलती हैं वो हिमालयी नदियाँ होती हैं, और जो नीचे से जाती हैं कुछ जो होती है पहाड़ी नदियाँ, और कुछ जो है पठारी नदियाँ आकर के मिलती हैं। तो इसमें से पूछ रहा है कि बिहार में उत्तर की ओर प्रवाहित, तो जैसा कि हम लोग मैप में अगर पढ़े हैं तो पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जो मैप में डायरेक्शन होता है वो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किधर की तरफ होता है। तो ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए कि अब पूछ रहा है कि बिहार में उत्तर की ओर, तो उत्तर हो जाएगा आपका ऊपर की तरफ, अर्थात नीचे से, यानी कि पहाड़ी और पठारी नदियाँ जो आकर के मिलती हैं। तो उसमें से कुछ प्रमुख हैं, जैसे सबसे पहले यहाँ से कर्मनाशा नदी आके मिल जाती है, उसके बाद सोन है, फिर पुनपुन है, उसके बाद फल्गु है, फल्गु के बाद किउल है, फिर नीचे अजय है, संकोश नदी है। तो ये सारी नदियाँ हैं जो कि नीचे से आकर के मिलती हैं, तो इसको भी याद रख लीजिएगा। अगर इसी के अपोजिट पूछता है कि अगर हिमालयी नदियाँ कौन कौन सी हैं, तो उसमें भी आपको याद रख लेना है, जैसे घग्गर हो गया, गंडक हो गया, बूढ़ी गंडक हो गया, उसके बाद आपका कमला हो गया, बागमती, सोन नदी हो गया, सोन नदी सॉरी नीचे से है, कोसी है यहाँ पे, कोसी नदी हो गया। उसके बाद महानंदा की बात करते हैं तो महानंदा नदी भी आकर के मिलती है। तो ये नदियाँ हैं जो कि आकर के मिलती हैं। तो इनको हम लोग अलग से एक वीडियो में ज़रूर पढ़ेंगे, जो कि नेक्स्ट वीडियो हम आप लोगों के लिए प्रोवाइड करेंगे कि बिहार की नदियाँ कौन कौन सी हैं, कहाँ से निकलती हैं और इनका मुहाना कहाँ पर जाके मिलता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सोन नदी जो है वो गंगा में कहाँ मिलती है। तो सोन नदी की बात करते हैं तो ये पटना में मनेर एक जगह है जो हल्दी छपरा में है, यहाँ पे आकर के पटना में ये मिल जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सोन नदी का उद्गम स्थल है। सोन नदी का अगर उद्गम स्थल की बात करते हैं तो ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, जो कि मध्य प्रदेश में अवस्थित है सोन नदी, जो कि आकर के बिहार में गंगा में मिल जाती है। साथ ही साथ अगर बात करते हैं अमरकंटक की, तो यह अमरकंटक से और भी नदियाँ निकलती हैं, इस वजह से ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, अगर बात करते हैं अमरकंटक की, तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, उसको भी हम लोग याद कर लेते हैं। अमरकंटक पहाड़ी जो है वहाँ से 3 नदियाँ 3 दिशाओं की तरफ निकलती हैं। तो एक तो हो जाता है सोन नदी जो कि बिहार की तरफ आ जाता है, एक नर्मदा नदी जो कि अरब सागर की तरफ चला जाता है, और एक जोहिला नदी है जो कि जा कर के फिर इसकी सहायक नदी बन जाती है। तो अमरकंटक से 3 नदियाँ निकलती हैं, इसको भी आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिहार के पहली नदी जोड़ योजना की। तो नदी जोड़ योजना जो बिहार की सबसे पहली है वो कोसी मेची नदी जोड़ योजना है, इसको भी आप लोग को याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिहार के किस कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले हैं, यानी कि कौन सा कृषि क्षेत्र है वहाँ पर जहाँ की सर्वाधिक जिले पाए जाते हैं। तो उत्तर पश्चिम की अगर हम लोग बात करते हैं, तो अगर मैप में अगर हम बात करें तो ऊपर की तरफ नॉर्थ होता है और इस साइड में आपका पश्चिम होता है। तो इसको भी याद कर दीजिए, यानी कि ये वाला जो एरिया है बिहार में, वहाँ पर कृषि जलवायु क्षेत्र में सर्वाधिक जिले अवस्थित हैं, ये भी याद रख लेना है आपको। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं कि बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है जो कि राष्ट्रीय है। तो एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, जो कि अभी हम लोग जस्ट ऊपर पढ़े भी हैं, वो पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। अगर इसकी अवस्थिति की बात करें तो बिहार में जो रेक्टेंगुलर शेप है, यहाँ सबसे ऊपर नॉर्थ वेस्ट में जो कॉर्नर पे हम लोग का ज़िला है वही है आपका पश्चिमी चंपारण। पिछले वीडियो में इस चीज़ को हम लोगों ने अच्छे से पढ़ रखा है कि कौन सी ज़िले की अवस्थिति कहाँ है। तो वो अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो पहले जा कर के उसको देख लें, उसके बाद इसको देखिएगा तो और अच्छे से समझ में आएगा। तो ये बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान जो था वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान पश्चिमी चंपारण में अवस्थित है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार का अधिकांश भाग आच्छादित है किस मिट्टी से। तो जैसा कि हम लोग अगर बात करते हैं तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। इसी वजह से अगर बिहार के भी भूभाग की बात करें तो इसका भौगोलिक विस्तार के अनुसार यहाँ की जो जलवायु है उससे संबंधित जो है यहाँ पे कछारी मिट्टी या जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। तो जलोढ़ मिट्टी को ही यहाँ पे कछारी मिट्टी कहा जाता है, ये चीज़ भी आप लोग याद कर लीजिएगा, क्योंकि पिछली बार बीपीएससी वाले एग्जाम में ये प्रश्न पूछा हुआ था कि बिहार का अधिकांश भाग जो है वो किस मिट्टी से आच्छादित है, और आप सब लोगों को ये चीज़ पता था कि यहाँ जलोढ़ मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है, लेकिन ऑप्शन में जलोढ़ की जगह पर कछारी दिया हुआ था। तो ये चीज़ भी आपको पता होना चाहिए कि जलोढ़ मिट्टी को ही कछारी मिट्टी कहा जाता है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला कौन सा है। तो सबसे अधिक पतझड़ वाले वन क्षेत्र से घिरा जिला की बात करते हैं तो वो पश्चिमी चंपारण है, ये चीज़ भी हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि पूर्वी मध्य रेलवे का मुख्यालय कहाँ पे है। तो पूर्व मध्य रेलवे का मुख्यालय की बात करते हैं तो हाजीपुर में अवस्थित है, और जिसकी स्थापना 1 अक्टूबर 2002 को हुई थी, ये भी हम लोग को याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना कौन सी थी। अगर बात करते हैं बिहार के प्रमुख बहुउद्देशीय परियोजना की तो वो हो जाएगा आपका सोन परियोजना। तो सोन परियोजना जो है बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना है, जिसको कि हम लोगों को याद रख लेना है। और बिहार एवं उत्तर प्रदेश की संयुक्त परियोजना, दो राज्यों
बिहार और यूपी इन दोनों ने मिल करके एक संयुक्त परियोजना तैयार की है और उसकी बात करते हैं हम लोग तो वो हो जाएगा आपका गंडक परियोजना। तो इसको भी याद रख लीजिएगा, एक संयुक्त परियोजना है जिसका नाम गंडक परियोजना है। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना की तो वो हो जाएगा आपका कोसी वाला। तो कोसी परियोजना अगर कहेगा तो कोसी जैसा कि हम लोग जानते हैं नेपाल साइड से आती है, तो नेपाल साइड से आने की वजह से कोसी जो है बिहार और नेपाल की संयुक्त परियोजना है। अगर बात करते हैं हम लोग गंडक परियोजना की तो गंडक परियोजना जो है गंडक नदी यूपी से होते हुए बिहार में प्रवेश करती है। तो ये चीज़ अगर आप लोगों को नदियों के अनुसार पता है तो नेक्स्ट वीडियो में हम ज़रूर एक कदम बना देंगे, क्योंकि नदियाँ बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो नदियाँ जो है यहाँ अगर बात करते हैं गंडक की तो ये यूपी से निकल करके बिहार में प्रवेश करती है, इसी वजह से गंडक परियोजना जो है वो यूपी और बिहार की संयुक्त परियोजना है। अगर बात करते हैं बिहार की प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना तो बिहार में एक सोन नदी है जिस पर कि सोन परियोजना को बनाया गया है। तो ये चीज़ आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बरौनी रिफाइनरी। तो बरौनी रिफाइनरी की बात करते हैं तो इसकी स्थापना कब हुई थी तो 1964 में, और इसको स्थापना करने में हेल्प किसने किया था तो वो रशिया था। तो ये चीज़ भी आपको याद रख लेना है कि इसको रशिया की सहायता से 1964 में बिहार में स्थापित किया गया था। उसका नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं कि पटना के सीमा से लगे बिहार के ज़िलों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में इस चीज़ को अच्छे से पढ़ रखे हैं जिले वाइज कि कौन सा ज़िला इससे टच कर रहा है और कौन सा नहीं कर रहा है। तो अगर एक बार फिर से आप लोगों को वैसे बता देते हैं कि पटना की सीमा से लगे बिहार के ज़िलों की संख्या बात करेगा तो टोटल 9 ज़िले हैं। तो जैसा कि हम लोग बताया था कि इसका जो आकार है पटना का कुछ इस तरह से लंबा है तो बिहार में। तो इसके अगर अगल बगल की बात करते हैं तो इसके साइड में कौन कौन से ज़िले थे वैसे एक बार बता देते हैं फिर से। सारण था, वैशाली है, उसके बाद समस्तीपुर है, बेगूसराय है, लखीसराय है, नालंदा है, उसके बाद जहानाबाद है, अरवल है, भोजपुर है। तो इस तरह से कुल अगर हम लोग बात करते हैं तो 9 ज़िले अवस्थित हैं जो कि पटना से सटे हुए हैं। तो इस चीज़ को भी याद रख लेना। पिछली बार ये परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है कि पटना से कितने ज़िले की सीमा टच करती है, तो इसको भी अच्छे से याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग बिहार का पहला रामसर स्थल कौन सा है। तो जैसा कि अभी ऊपर आप लोगों को बताए थे कि रामसर स्थल जो है बिहार में कांवर झील जो है इकलौता रामसर साइट है जो कि बिहार में अवस्थित है। कांवर झील ये बेगूसराय में अवस्थित है, बेगूसराय ज़िले में। अगर वहाँ का कोई होगा तो वो ज़रूर जानता होगा इसके बारे में। और अगर बात करते हैं इसके कांवर झील की तो ये 39वें नंबर का रामसर साइट बना था जो कि भारत में है। और अभी बात करते हैं अगर रामसर साइट की तो भारत में पूरे 75 रामसर साइट हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। और रामसर साइट से संबंधित एक वीडियो हम अलग से डाल देंगे जिसको कि देख लीजिएगा, उसमें से रामसर साइट होता क्या है और रामसर साइट कब शुरू हुआ था, भारत उसमें शामिल कब हुआ था, इसको मनाया कब से जाता है, भारत में कितने रामसर साइट्स हैं और किस राज्य में सबसे ज़्यादा हैं, इनसे संबंधित सभी प्रश्नों को हम नेक्स्ट वीडियो में डाल देंगे जिसको कि आप लोग ज़रूर देखिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं हम लोग नेपाल की सीमा से लगे बिहार के ज़िलों की संख्या कितनी है। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि पिछले वीडियो में भी इन चीज़ों को हम लोग पूरे डिटेल से पढ़ चुके हैं कि नेपाल की सीमा से लगे बिहार के ज़िलों की संख्या टोटल 7 है। और अगर बात करते हैं लंबाई की तो 729 किलोमीटर की पूरी लंबाई है जो बिहार की सीमा नेपाल के साथ टच करती है। ये चीज़ भी हम लोग पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। बात करते हैं नेक्स्ट की तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिहार अलग राज्य कब बना था। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत बिहार एक अलग राज्य बना था। और बात करते हैं बिहार की स्थापना की तो सब लोगों को पता होगा 22 मार्च 1912 ईस्वी को बिहार की स्थापना हुई थी। ये चीज़ भी आप लोगों को याद रखना है। इस वजह से 22 मार्च को हम लोग बिहार दिवस के रूप में मनाते हैं। और इस बार 22 मार्च का जो संस्करण था ये 111वें नंबर का था। 22 मार्च इस बार जो बिहार दिवस मनाया गया। और साथ ही साथ अगर इसके थीम की बात करते हैं तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति ये इसका थीम था। ये भी आप लोगों को याद रखना है जो कि करंट के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यानी कि बिहार दिवस इस बार 111वें नंबर का मनाया गया। और साथ ही साथ अगर बात करते हैं इसके थीम की तो युवा शक्ति बिहार की प्रगति इसका थीम था। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था। तो 1937 में जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व कहेगा तो मोहम्मद यूनुस ने किया था। ये प्रश्न भी आप लोगों को याद रख लेना है। और साथ ही साथ जैसा कि हम लोग जानते हैं कि बिहार में पहले प्रधानमंत्री की बात करें तो बिहार के पहले प्रधानमंत्री भी मोहम्मद यूनुस हैं। इस चीज़ को भी आप लोगों को अच्छे से याद रख लेना है। अब ये कन्फ्यूज़न नहीं करना है कि बिहार के प्रधानमंत्री नहीं होते, सिर्फ मुख्यमंत्री होते हैं, वो देश के होते हैं। तो इन चीज़ों को अपने माइंड में नहीं रखिएगा क्योंकि उस समय जो मुख्यमंत्री होते थे उनको ही पीएम कहा जाता था। इस वजह से अगर बात करते हैं हम लोग बिहार के पहले प्रधानमंत्री की तो वो मोहम्मद यूनुस थे। इसको भी अच्छे से याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर पादरी की हवेली है। इसको भी याद रखिएगा। बिहार का सबसे पुराना गिरजाघर की बात करता है तो पादरी की हवेली है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पटना कॉलेज की स्थापना
कब हुई थी। तो अगर बात करते हैं पटना कॉलेज की, तो पटना कॉलेज की स्थापना 1863 में हुई थी पटना में। उसके बाद पटना वीमेंस कॉलेज की बात करते हैं तो इसकी स्थापना 1940 में हुई थी। और पटना विश्वविद्यालय की स्थापना पूछते हैं तो इसकी स्थापना 1916 में हुई थी। और जैसे की बात करते हैं पटना हाई कोर्ट की, तो पटना हाई कोर्ट की स्थापना 1916 में हुई थी। ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पटना मेडिकल कॉलेज की स्थापना कब हुई थी। तो पटना मेडिकल कॉलेज की अगर बात करता है तो 1925 यानी कि 1925 में इसकी स्थापना हुई। और पटना गोल घर का निर्माण पूछेगा तो 20 जुलाई 1786 को हुआ था। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि 1770 में बिहार में काफ़ी भयानक अकाल पड़ा था, इस वजह से इसको बनाया गया था और ये अनाज भंडारण के लिए बनाया गया था अंग्रेज़ों के द्वारा। तो गोलघर से संबंधित भी एक वीडियो ज़रूर अपलोड कर दिया जाएगा ताकि आप इसको समझ सकें कि बिहार में गोलघर का महत्व क्या है और यह क्यों बनाया गया और इसके पीछे का कारण क्या है। तो अभी बस इतना याद रख लीजिए कि बिहार में पटना गोलघर का निर्माण जो है 20 जुलाई 1786 ईस्वी को एक अंग्रेज़ वास्तुकार थे जिनका नाम था जॉन गार्स्टीन, इन्हीं के द्वारा इसका डिज़ाइन तैयार किया गया था और उसके बाद इसको बनाया गया है। तो अगर आप लोग पटना में गए होंगे तो देखे होंगे ये कुछ गुंबदाकार टाइप का है, इसमें कि एक सीढ़ी बनी हुई है ऊपर जाने के लिए और नीचे से एक गेट बना हुआ है। तो ये कुछ इस तरह का है जिसमें कि सीढ़ियाँ बनी हुई हैं ऊपर चढ़ने के लिए, लेकिन अब इसको मना कर दिया गया है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं सदाकत आश्रम की स्थापना कब हुई थी। तो सदाकत आश्रम की स्थापना 1921 में हुई थी मजहरुल हक के द्वारा। तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुई थी। तो बात करते हैं अगर बिहार विद्यापीठ की स्थापना तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी को गांधी जी ने इसकी स्थापना की थी, इसको भी याद रख लेना है। अगर बात करते हैं 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना की तो ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा हुआ था, इसको भी हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार में बिहार समाजवादी पार्टी का गठन किसने किया था। अगर बिहार समाजवादी पार्टी की स्थापना पूछते हैं तो समाजवादी अगर कहेगा तो 1931 में हुआ था। ये प्रश्न भी याद रखिएगा, पिछली बार का बीपीएससी का पूछा हुआ प्रश्न है कि बिहार समाजवादी पार्टी का गठन 1931 में हुआ था और इसकी स्थापना फूलन प्रकाश वर्मा एवं जयप्रकाश नारायण इन दोनों ने मिलकर की थी, इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन कब हुआ था। तो पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन के जो टाइम पीरियड है वो 1908 है, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 में पटना में ही हुआ था। तो ये 1908 जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रख लीजिएगा कि पटना में बिहार प्रदेश सम्मेलन 1908 में ही हुआ और बिहार छात्र सम्मेलन का पहला अधिवेशन भी पूछेगा तो 1908 में पटना में ही हुआ था। और साथ ही साथ 11 अगस्त 1908 ईस्वी को जो खुदीराम बोस हैं इनको फांसी दी गई थी, ये चीज़ भी याद रखिएगा, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट फैक्ट है हम लोग के मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से। और आगे एक एक करके हम लोग सभी चीज़ पढ़ने वाले हैं डिटेल वाइज पूरा। पटना युवक संघ की स्थापना पूछता है तो 1927 में मणिंद्र नारायण द्वारा किया गया था, तो इसको भी याद रख लेना है कि 1927 में मणिंद्र नारायण के द्वारा पटना युवक संघ की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं अगर रामकृष्ण मिशन की, तो रामकृष्ण मिशन का जो सबको पता होगा कि संबंध किससे है तो स्वामी विवेकानंद से है। लेकिन अगर बात करते हैं कि बिहार में इसकी तो रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना 1906 ईस्वी में बाबा ठाकुर दास ने की थी, इसको भी याद रख लेना है क्योंकि हम लोग को नेशनल लेवल के साथ साथ बिहार का भी स्पेशल याद रखना होता है। तो बिहार की अगर बात करते हैं तो बिहार में बाबा ठाकुर दास थे जिन्होंने कि 1906 में रामकृष्ण मिशन सोसाइटी की स्थापना की थी, इसको भी अच्छे से याद रख लेना है। बात करते हैं अगर बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था तो बाबू कुंवर सिंह पटना में इसका विद्रोह किए थे। तो जैसा कि अगर हम लोग बात करते हैं बिहार की, जैसे ही नाम आएगा तो बाबू कुंवर सिंह का नाम जरूरी ही आता है, क्योंकि अगर बात करते हैं 1857 के क्रांति की तो पूरे भारत में सबसे ज़्यादा अगर योगदान किसी ने दिया होगा तो बाबू वीर कुंवर सिंह ने, क्योंकि 80 वर्ष की एज में ये विद्रोह में कूदे थे। और इससे संबंधित अगर वीडियो कहिएगा तो एक अलग से हम लोग मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे, जो कि सीक्वेंस वाइज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो उसमें अच्छे से हम लोग पढ़ेंगे कि बिहार में 1857 की क्रांति जो है वो रोहिणी गांव से शुरू हुई थी और वहाँ से फिर ये आग फैली थी। रोहिणी से फिर भागलपुर, भागलपुर के बाद फिर गया पहुँची, गया के बाद फिर आते हैं आपका पटना, जहाँ की पीर अली मिलेंगे। फिर पीर अली से बात करते हैं तो हम लोग दानापुर पहुँचते हैं, जहाँ की 7वीं 8वीं और 40वीं बटालियन ने विद्रोह किया था। और ये विद्रोह फिर पहुँचा था
आरा पहुंचने के बाद इन्होंने बाबू वीर कुंवर सिंह को अपना नेता चुना और नेता चुनने के बाद फिर आरा से जगदीशपुर से इसका विद्रोह शुरू होता है और आरा में फिर एक समानांतर सरकार की भी गठन होती है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है बिहार से संबंधित। तो बिहार का ये प्रश्न अक्सर बार बार परीक्षा में पूछता है, क्योंकि बीपीएससी का ये एक फेवरेट प्रश्न है बाबू वीर कुंवर सिंह। तो कई बार इनसे पूछा गया है और एक बार नहीं, हर बार हर परीक्षा में एक प्रश्न आ ही जाता है। तो इसको अच्छे से याद रख लीजिएगा कि 1857 के नेतृत्व का विद्रोह बिहार में किसने किया, तो बाबू कुंवर सिंह ने किया। लेकिन अगर लोकल नेम पे आते हैं तो लोकल में अन्य लोगों का भी नाम आता है, जिसको कि हम लोग स्पेशल वीडियो में आगे पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट है कि वीर कुंवर सिंह का जन्म कहाँ हुआ था और कब हुआ था। तो वीर कुंवर सिंह का जन्म अगर पूछेगा तो 1977 में भोजपुर जिले के जगदीशपुर में हुआ था, तो जो कि आरा के पास ही है। तो इस जगदीशपुर में वीर कुंवर सिंह का जन्म हुआ था। उसके बाद अगर बात करते हैं बाबू वीर कुंवर सिंह की मृत्यु कब हुई थी, तो जन्म 1777 है और मृत्यु इनकी 26 अप्रैल 1858 को हुई थी। तो ये चीज़ आपको याद रख लेना है कि 26 अप्रैल 1858 को इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कैप्टन ली ग्रांड नाम का एक अंग्रेज़ था, इसके साथ युद्ध के बाद हुई थी। तो इनसे युद्ध लड़े थे और लड़ने के बाद फिर जब गंगा नदी पार कर रहे थे तो उस समय इनके बाँह में एक गोली लगी थी और अपने शरीर में संक्रमण फैलने के डर से इन्होंने क्या किया था कि अपने दूसरे हाथ से उस हाथ को काट करके गंगा मैया को अर्पित कर दिया था। और अर्पित करने के कुछ दिनों के बाद इनकी तबीयत ज़्यादा खराब हुई थी और ख़राब होने के बाद स्वास्थ्य खराब होने की वजह से ये 26 अप्रैल 1858 को वीर गति को प्राप्त हो गए थे। तो इनके लिए वीर गति सबसे इम्पॉर्टेंट शब्द है, ये याद रखिएगा, क्योंकि बिहार में बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति हैं ये और साथ ही साथ पूरे देश में भी। और चंपारण में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो चंपारण में गांधी जी को किसने आमंत्रित किया था। तो एक है राजकुमार शुक्ल, इसका नाम लगभग सभी लोग जानते ही होंगे कि राजकुमार शुक्ल जो है इन्होंने चंपारण में गांधी जी को आमंत्रित किया था। तो इसकी भी एक कहानी बहुत लंबी है जिसको कि आगे हम लोग मॉडर्न वाले में पढ़ने वाले हैं कि कैसे चंपारण से राजकुमार शुक्ल जो कि एक अनपढ़ किसान हैं लेकिन अपने आप को ले जाते हैं फिर लखनऊ अधिवेशन कांग्रेस का जो 1916 हुआ था उसमें, और वहाँ जाके मिलते हैं गांधी जी से और गांधी जी से आग्रह करके उनको बुलाते हैं वापस बिहार में चंपारण आकर के देखने के लिए। लेकिन गांधी जी पहली बार आने से मना कर देते हैं, लेकिन राजकुमार शुक्ल की हट और जिद ने उन्हें वापस बिहार की धरती पर खींच लाया और उस मोहनदास गांधी को यहाँ पर ला करके महात्मा गांधी की उपाधि प्रदान कर दी। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राजकुमार शुक्ल कहाँ के निवासी थे। तो राजकुमार शुक्ल जो है मुरली भरहवा एक गांव है चंपारण ज़िले में, जो कि वहाँ की उनका एक लोकल किसान थे, इसको भी याद कर लेना है, जो कि आगे चल कर के एक किसान नेता के रूप में उभरे थे। तो मुरली भरहवा गांव जो कि चंपारण में पड़ता है वहाँ के निवासी थे राजकुमार शुक्ल, जिन्होंने 3 कठिया प्रथा के विरोध में अपना आवाज़ उठाया था, जिसमें कि 3/20 भाग पर खेती करना अनिवार्य कर दिया गया था। उसका नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन कौन सा था। तो अगर भारत में गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह आंदोलन की बात करता है तो वो चंपारण वाला था 1917 वाला, इसको भी याद रख लीजिएगा। लेकिन अगर बात करता है कि गांधी जी का प्रथम सत्याग्रह कौन था, तो अगर भारत न पूछे तो भारत अगर नहीं पूछेगा तो दक्षिण अफ्रीका में पहली बार ये सत्याग्रह किए थे, इसको भी याद रख लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट है कि चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाई थी। तो वो एक नाम है जो कि इस बार की एग्ज़ाम बीपीएससी ने पूछा था कि इस बार बीपीएससी ने ये प्रश्न पूछा था कि चंपारण में गांधी जी की जान किसने बचाई थी, तो वो थे बत्तख मियाँ, इसको याद रख लीजिएगा। क्योंकि चंपारण में गांधी जी जब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे तो कुछ लोग इनके विरोध में आए थे और इनको एक शरबत में पूरा जहर दे करके पिलाया जाना था इनके स्वागत में। जो चीज़ बत्तख मियाँ को पता चल गई थी तो इन्होंने क्या किया था कि उनके हाथ से उस गिलास को धक्का दे करके गिरा दिया था ताकि वो जहर गांधी जी न पी सके। इसी वजह से ये प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है और इस बार की बीपीएससी में इसको पूछा भी था कि गांधी जी की जान किसने बचाई थी। तो वो थे बत्तख मियाँ, जिसको कि आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं एक करके डिटेल में पूरा, तो उसमें बताएंगे। और बहुत से ऐसे लोग हैं जिनके बारे में अभी तक आप लोगों को पता भी नहीं होगा, तो वो ज़रूरी है कि आप लोग जानें बिहार स्पेशल। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं। चंपारण सत्याग्रह के दौरान गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था। तो गांधी जी पर मुकदमा चलाया गया था चंपारण सत्याग्रह के दौरान मोतिहारी में, जो कि पूर्वी चंपारण में पड़ता है, इसको भी याद रख लीजिएगा। और पूर्वी चंपारण की अवस्थिति पूछेगा तो बिहार के मैप में यहाँ पश्चिमी चंपारण है, पश्चिमी चंपारण से जस्ट सटा हुआ पूर्वी चंपारण है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार में 3 कठिया पद्धति में कितने भाग पर नील की खेती करना अनिवार्य होता था। तो जैसा कि अभी ऊपर बताया था कि 3 कठिया पद्धति में होता क्या था कि अगर आपके पास 20 कट्ठे की ज़मीन है तो 20 कट्ठे में से 3 भाग पर आपको नील की खेती करनी है, जो कि अनिवार्य होता था। अगर नहीं करते थे तो फिर उनको प्रताड़ित किया जाता था।
उसका नेक्स्ट है कि मगध महाजनपद की स्थापना किसने की थी, तो मगध की स्थापना वेदरथ ने की थी, ये भी हम लोगों को याद रख लेना है। उसका नेक्स्ट है कि प्राचीन महाजनपद जो मगध है तो इसकी प्रथम राजधानी कहाँ थी, तो इसकी प्रथम राजधानी की बात करते तो राजगृह या गिरिब्रज में थी, इसको भी याद रख लेना है, जो कि आगे जा करके फिर पाटलिपुत्रा में हो गई थी, इसको भी याद कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं, राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र स्थापित किया था किसने, तो वो था उदयन था, इसको भी हम लोगों को याद रख लेना है कि उदयन ने ही राजधानी को राजगृह से पाटलिपुत्र परिवर्तित किया था। और पाटलिपुत्र की स्थापना भी पूछेगा तो उदयन ने किया था, जिसको कि आगे चल करके पटना के नाम से शेरशाह सूरी ने स्थापित किया था, ये चीज़ भी हम लोगों को पता होना चाहिए। नेक्स्ट है कि बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व मोहम्मद यूनुस ने किया था, जो कि बिहार के पहले प्रधानमंत्री भी रहे हैं, इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ हुआ था, तो प्रथम बौद्ध संगीति की बात करते हैं तो राजगीर में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता महाकश्यप ने की थी, ये भी पता होना चाहिए। अगर बौद्ध संगीति की आती है तो बिहार में 3 जगह हुए थे, इसको भी याद रख लीजिएगा। एक तो राजगीर में हुआ था, दूसरा वैशाली में, तीसरा पाटलिपुत्र में, और चौथा अगर बिहार से बाहर जाते हैं तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि अगर पहला बात करता है तो राजगीर में, दूसरा वैशाली, तीसरा पाटलिपुत्र, और उसके बाद चौथे की बात करते हैं तो कुंडलवन कश्मीर में हुआ था, जो कि एक एक करके इसको भी याद रख लीजिएगा। इसको ट्रिक के वाइज से हम लोग आगे भी पढ़ने वाले हैं, ट्रिक से भी और आसानी से पूरा समझ के भी, ताकि ये दोबारा आपसे भूले ना कि कौन इसका अध्यक्ष था, ये कहाँ हुआ था, कब हुआ था, किस जगह पर हुआ था, इसके अध्यक्ष कौन थे, उपाध्यक्ष कौन थे, सब कुछ आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो इसके लिए आप लोग हम लोगों के साथ जुड़िए और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। नेक्स्ट है प्रथम जैन संगीति का आयोजन, जो कि पाटलिपुत्र में हुआ था, इसको भी याद रख लेना है, और इसकी अध्यक्षता स्थूलभद्र ने की थी। ठीक है, कि प्रथम जैन संगीति का जो है आयोजन है वो पाटलिपुत्र में हुआ था। नेक्स्ट है कि बिहार में कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो कांग्रेस का बिहार में पूछेगा तो सिर्फ 2 अधिवेशन हुआ है, उसको याद रख लीजिएगा, जो कि पटना के बांकीपुर 1912 में पहली बार हुआ था, जिसकी अध्यक्षता मुधोलकर ने की थी, ये भी आप लोगों को याद रख लेना है। उसका नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं, तो कांग्रेस का 37वां अधिवेशन जो हुआ था वो बिहार के गया में हुआ था 1922 में, जिसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास ने की थी, जिसको कि CR दास के नाम से भी जाना जाता है, तो वो भी याद रख लीजिएगा। तो अगर बात करता है बिहार के अगर 22वें अधिवेशन की, तो वो गया बांकीपुर पटना में हुआ था, जिसकी अध्यक्षता R मुधोलकर ने की थी। और बात करते हैं 37वें अधिवेशन की कांग्रेस की, तो जो गया में हुआ था 1922 में, और इसकी अध्यक्षता चित्तरंजन दास अर्थात CR दास ने की थी, इसको भी आपको अच्छे से याद रख लेना है। नेक्स्ट हम लोग अगर बात करते हैं भारत के प्रथम राष्ट्रपति की, जो कि बिहार से ही थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अगर इनकी बात करते हैं जन्म की, तो इनका जन्म 3 दिसंबर 1984 ईस्वी को यहाँ सारण जिला है, सारण जिले में एक जो कि अब वर्तमान में सिवान के नाम से है, इसके एक गांव था जीरादेई, तो जीरादेई गांव में इनका जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1984 को, जो कि आगे चल करके भारत के प्रथम राष्ट्रपति बनने का गौरव प्राप्त किए हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि बिहार के ही हैं, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होना चाहिए बिहार के गौरवशाली इतिहास में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के सभापति कब बने थे, तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि संविधान जब बन रहा था उस समय, तो 9 दिसंबर को पहली बार इसकी बैठक हुई थी। तो 9 दिसंबर को बैठक के बाद हुआ क्या था कि एक अस्थायी अध्यक्ष चुना गया था सच्चिदानंद सिन्हा को, लेकिन फिर 10 दिसंबर को भी बैठक होती है, उसके बाद फिर 11 दिसंबर को, जब 11 दिसंबर की बैठक होती है तो वहाँ पर डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे इनको अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुन लिया जाता है, जो कि तीसरी बैठक थी। तो ये चीज़ याद रख लीजिएगा कि राजेंद्र प्रसाद जो हैं इनको संविधान सभा के सभापति कब बने थे, तो 11 दिसंबर 1946 को, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं 1946 में बनी अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जब बने थे तो इनको कौन सा विभाग मिला था, तो वो खाद्य और कृषि विभाग था, एग्रीकल्चर एंड फूड डिपार्टमेंट था, तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि फूड एंड एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट था, साथ ही साथ इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं लोकनायक की उपाधि किसे दी गई है, तो लोकनायक की उपाधि अगर बात करता है तो जयप्रकाश नारायण को दी गई है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को याद रख लेना है। एक एक करके चीज़ों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, और भी जैसे अगर बाबू की उपाधि पूछेगा तो बाबू की उपाधि जैसा कि हम लोग जानते हैं ऊपर वीर कुंवर सिंह को दी गई है, तो ये चीज़ भी आप लोगों को पता होनी चाहिए कि वीर कुंवर सिंह को इसकी उपाधि दी गई थी। तो और भी कुछ उपाधियाँ हैं जो कि हम लोग पढ़ेंगे जो बिहार से संबंधित है, एक एक करके सभी को वीडियो के माध्यम से। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं
जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न कब दिया गया? तो अगर भारत रत्न की बात करते हैं तो जयप्रकाश नारायण को 1998 में दिया गया था, और मैग्सेसे अवार्ड की बात करते हैं तो ये 1965 में दिया गया था। ये भी हम लोगों को पता होनी चाहिए। और नेक्स्ट बात करते हैं कि ये किस पार्टी से जुड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण जो थे सोशलिस्ट पार्टी से जुड़े थे, और इनको लोकनायक की उपाधि भी दी गई थी। ये भी हम लोगों को पता होना चाहिए कि लोकनायक किसे कहा जाता है? तो जयप्रकाश नारायण को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन कब हुआ था? तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो है 1931 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। रामवृक्ष बेनीपुरी, गंगाशरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और जयप्रकाश नारायण, इन सब ने मिल करके बिहार सोशलिस्ट पार्टी का गठन 1931 में किया था। इसको याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है कि बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था और कब किया था? तो बिहार में स्वराज दल की बात करते हैं तो श्री कृष्ण सिंह ने 1923 में की थी इसकी स्थापना। इसको भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं बिहार प्रांतीय किसान सभा का। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा की अगर बात करते हैं तो नाम जरूर याद आया होगा सहजानंद सरस्वती का, क्योंकि यही है जो कि बिहार में प्रांतीय किसान सभा का गठन करने वाले हैं, जो कि 1929 में किए थे। इसको भी याद रख लेना है। बात करते हैं अगर किसान आंदोलन के जनक की, तो किसान आंदोलन की अगर बात करेगा तो सहजानंद सरस्वती ही हैं जिन्होंने कि अपनी पत्रिका हुंकार में इस चीज़ को शुरू किया था। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट देख लेते हैं तो असहयोग आंदोलन में बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? अगर कृषकों का नेतृत्व पूछेगा तो स्वामी विद्यानंद हो जाएंगे, लेकिन अगर वही चीज़ आप लोगों से पूछेगा कि किसान आंदोलन किसने किया था तो वो सहजानंद सरस्वती हो जाएंगे। दोनों का डिफरेंस याद रख लीजिएगा। अगर किसानों की बात करें कृषकों का नेतृत्व किसने किया था तो वो थे स्वामी विद्यानंद, लेकिन किसान आंदोलन की बात करेगा तो वो स्वामी सहजानंद थे। तो दोनों का डिफरेंस और इसको आसानी से याद भी रखिएगा। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी सेतु जो है उसका निर्माण कब हुआ था? तो 1982 में इसका निर्माण हुआ था, जो कि 5.57 किलोमीटर के आसपास है। इसको भी याद रख लीजिएगा, ये किलोमीटर है। ठीक है, 5.575 यानी कि लगभग 5.5 किलोमीटर के आसपास है, जो कि भारत में सर्वाधिक लंबा सड़क पुल है। बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन पूछेगा तो ये ब्लिसफुल बिहार इसका टैगलाइन है। इसको भी हमें याद रख लेना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं महाबोधि मंदिर की, तो महाबोधि मंदिर को यूनेस्को की विरासत सूची में शामिल किया गया है, और ये कब किया गया था? तो जुलाई 2002 में। इसको भी हम लोगों को याद रख लेना है कि जो महाबोधि मंदिर है गया वाला, तो इसको यहाँ पर शामिल किया गया है यूनेस्को की श्रेणी में 2002 में। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कि बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत कब हुई थी? तो बिहार गौरव सम्मान की शुरुआत 2009 में हुई थी। इसको भी हमें याद रख लेना है, जो कि एक महत्वपूर्ण फैक्ट है। पटना लॉन का गांधी मैदान के रूप में नामकरण कब हुआ था? तो जैसे अभी हम लोग वर्तमान में बात करते हैं तो पटना में एक गांधी मैदान है, तो गांधी मैदान से पहले इसका नाम जो था पटना लॉन था, और इसका नाम गांधी मैदान कब हुआ था? तो वो 1948 में हुआ था। 1948 में गांधी मैदान का नाम गांधी मैदान पड़ा था। नेक्स्ट अगर बात करते हैं आधुनिक बिहार का निर्माता किसको माना जाता है? तो आधुनिक बिहार के निर्माता की बात करते हैं सच्चिदानंद सिन्हा थे, यानी कि सच्चिदानंद सिन्हा ही थे जिनके विशेष प्रयास से बिहार को एक अलग पहचान मिली। इस वजह से कहा जाता है कि आधुनिक बिहार का निर्माता सच्चिदानंद सिन्हा है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं संथाल विद्रोह की। तो संथाल विद्रोह जो है वो 1855-56 में हुआ था, जो कि बिहार का एक प्रमुख विद्रोह है, और इसमें सिद्धू, कानू, चांद, भैरव 4 प्रमुख इसमें लीडर मिलते हैं, जो कि सहोदर भाई थे चारों, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। जिसमें से मुख्य अगर बात करते हैं तो सिद्धू और कानू का नाम आता है। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं चेरो विद्रोह की। तो चेरो विद्रोह का अगर नेता पूछेगा तो भूषण सिंह थे, जो कि एक जमींदार थे पेशे से, और इसकी विद्रोह की टाइम पीरियड में 1800 में हुआ था। इसको भी याद रख लीजिएगा। यानी कि अगर चेरो विद्रोह का बात करते हैं तो भूषण सिंह जमींदार थे जो पेशे से 1800 में ये विद्रोह का नेतृत्व किए थे। उसके बाद अगर हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं तो सिरसा मकबरा कहाँ स्थित है? तो सिरसा का मकबरा जो है वो सासाराम रोहतास में स्थित है, और जो कि 1545 में इसका निर्माण किया गया था सिरसा सूरी के द्वारा। तो इसको भी याद रख लीजिएगा कि सिरसा का मकबरा कहाँ है? तो सिरसा का मकबरा सासाराम में अवस्थित है, और ये अष्ट कोणीय टाइप का बना हुआ है मकबरा, जो कि चारों तरफ से पानी से घिरा हुआ है, और बीच में एक रास्ता है जिससे कि हम लोग यहाँ पर जाते हैं। तो पर्यटन के मामले से अब इसको विकसित किया जा रहा है। अगर आप वहाँ पे जाइएगा तो इसको जा कर के घूम सकते हैं कि चारों तरफ पानी है, और पानी के बीच में इस मकबरे को अष्टकोणीय बना करके बनाया गया है, जो कि लगभग 22 फीट ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया है। तो ये एक तरह का अलग ही मनोरम दृश्य है, यहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं तो गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? तो गुरु गोविंद सिंह का जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। सिख धर्म की बात करते हैं तो पटना उसके लिए बहुत ही प्रमुख जगह है, क्योंकि सिख धर्म के मुख्य प्रवर्तक जो गुरु गोविंद सिंह थे, इनका जन्म 1666 में पटना में ही हुआ था, पटना के पटना साहिब में।
नेक्स्ट बात करते हैं बिहार प्रांतीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था, तो 1908 में अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी हैं। तो पटना में सैयद अली इमाम की अध्यक्षता में इसका आयोजन हुआ था। नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन की। तो दूसरा अधिवेशन जो है 1909 में भागलपुर में श्री दीप नारायण सिंह की अध्यक्षता में हुआ था। इसको भी हमें याद रख लेना है। अगर पंचायती निकाय में महिलाओं के आरक्षण की बात करते हैं तो 50% आरक्षण जो है वो कब दिया गया था, तो पंचायती राज में ये आरक्षण जो है 2006 में दिया गया था और ये बिहार में दिया गया है, इसको भी याद रख लेना है। नेक्स्ट बात करते हैं कि पटना से प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार कौन सा था, तो द बिहार हेराल्ड था। इसको भी हमें याद रख लेना है कि द बिहार हेराल्ड जो है वो 1875 में प्रकाशित प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र है जो कि पटना से प्रकाशित हुई थी। नेक्स्ट बात करते हैं कि आर्थिक सर्वे पहली बार प्रकाशित किया गया था। आर्थिक सर्वे की बात करते हैं तो पहली बार ये 2006-07 के लिए प्रकाशित किया गया था। इसको भी हमें याद कर लेना है कि अर्थात आर्थिक सर्वे पहली बार कब प्रकाशित किया गया था, तो 2006 और 2007 के लिए। तो अभी तक हम लोगों ने जितना भी कुछ पढ़ा था लगभग वन लाइनर की तरह था। अब आगे कुछ फैक्ट है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, उसके बाद फिर इस वीडियो को हम लोग समाप्त करेंगे। भारत रत्न प्राप्त करने वाले बिहार की तरफ से कुछ विशिष्ट व्यक्ति हैं, उनको हम लोग देख लेते हैं कि उनका कौन कौन से थे और उनको कौन सा पुरस्कार कब दिया गया है। तो भारत रत्न कुछ लोगों को दिया गया है जिसमें से कुछ व्यक्ति नॉमिनेटेड हैं। अब उसके बारे में आप लोगों को बता देते हैं। जैसे अगर बात डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की करें, जो कि पहले राष्ट्रपति भी रह चुके हैं, जो कि जीरादेई गाँव से थे, सारण जिले के, और इनको भारत रत्न दिया गया है 1962 में। इसको भी याद रख लीजिएगा, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्ट है। डॉक्टर जाकिर हुसैन जो कि ये भी राष्ट्रपति बने हैं, इनको भारत रत्न 1963 में दिया गया है। उसके बाद मौलाना अबुल कलाम की बात करते हैं तो इनको भारत रत्न 1992 में दिया गया है। उसके बाद JRD टाटा की बात करते हैं तो 1992 में ही JRD टाटा को भी भारत रत्न दिया गया है। और जयप्रकाश नारायण की बात करते हैं तो इनको भी 1999 में भारत रत्न प्रदान किया गया था। और उसके बाद बिस्मिल्ला खान एक जो है बक्सर वाले, तो इनको भी 2001 में भारत रत्न दिया गया था। और इनके साथ एक लता मंगेशकर थी, इनको भी ये पुरस्कार मिला था भारत रत्न का, जिनका कि अभी कुछ दिन पहले देहांत हो गया था। तो इस तरह से हम लोगों ने आज की वीडियो को कंप्लीट कर लिया है। तो जैसा कि आप लोगों को आशा है ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और इसी तरह की वीडियो आप लोगों को फिर नेक्स्ट हम लोग बिहार स्पेशल की सीरीज़ में लाने वाले हैं। और एक एक करके सभी चीज़ों को, चाहे वो नदियाँ हो, ज़िले हो, जलवायु हो या हिस्ट्री हो, इसका इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी हो, या फिर जो भी चीज़ें हैं, तो सब कुछ हम लोग एक एक करके कवर करने वाले हैं। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए जुड़िए हम लोगों के साथ, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। इसी तरह हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और मस्ती से अपनी लाइफ को एंजॉय कीजिए। थैंक्स फॉर वाचिंग वीडियो। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।